नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत चौधरी, चेयरमैन इंटरनेशनल यूनाइटेड एजुकेशन फर्टिलिटी IUF। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिसे मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, उनका अचीवमेंट के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बट उसके बारे में ब्रीफली मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने 10 साल इंडियन एयरफोर्स को सेवा दी है और वो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीतने का अवसर प्राप्त किया है। Team Tulika reached at the top of the Mount Everest. How do you feel, Miss Tulika? Tulika madam? Huh? All around 360-degree view. Okay. Right now she is a motivational speaker and she is an extremely good author. मैं जिस शख्सियत के बारे में बोल रहा था, उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तुलिका रानी जी। Jai Hind. Thank you for having me here on this conversation on फर्श से अर्श। आपका नाम ही बहुत अच्छा है प्रोग्राम का। किस तरह से इंसान बिल्कुल लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी या फिर लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ हर इंडिविजुअल कन्विक्शंस एंड कॉन्फिडेंस, वहाँ से उठकर कोई भी लोएस्ट पायदान जो हम अपनी जिंदगी का ले सकते हैं, वहाँ से उठकर इंसान किस तरह से अर्श आकाश तक पहुँच सकता है। बहुत खूबसूरत नाम आपने सुना है। धन्यवाद तुलिका रानी जी। आइए चलिए आपको स्ट्रेट अवे आपके क्वेश्चन में चलते हैं और आपके बचपन में चलते हैं। मैम आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक आप इस चीज को आप बोलना चाहेंगे कि कैसा गुजरा आपका बचपन? मेरा बचपन ऐसा था कि नेचर से मुझे बहुत ज्यादा लगाव रहा। मैं अगर अपने आप को कहूँ आई एम अ नेचर चाइल्ड तो वो गलत नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत एक ऑब्जर्वेशन पावर थी मेरे अंदर कि जब भी मैं प्रकृति के सानिध्य में जाती थी, मुझे लगता था कितना कुछ एकदम तारतम्य बना हुआ है एक एक कण में प्रकृति के। और बहुत सारे लेसन्स मैंने वहाँ से सीखे। जैसे कि अगर हम सनराइज और सनसेट देखें तो पूरा एक साइकिल है और वही साइकिल इंसान के जीवन में भी चलता रहता है। शाम होती है, सूरज ढल जाता है, अंधकार आता है, एक गहन अंधेरा जहाँ पे शायद इंसान को निराशा होती हो अपने जीवन में, अगर हम उसे जीवन से सिंबलाइज करें। लेकिन उसके हर रात के बाद एक सुबह होती है और बहुत ही पावरफुल तरीके से सूरज फिर से उभर के आसमान पर छा जाता है। सिर्फ इंडिविजुअली नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकीर्णित कर देता है। तो इससे मैंने बहुत ज़्यादा सीख ली कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है और हमें सूरज की तरह उसी प्रकार न केवल गहन अंधियारों में से डरना नहीं चाहिए, फिर से ऊपर आना चाहिए, बल्कि विश्व को प्रकीर्णित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार का मेरा बचपन रहा। पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छी रही, पढ़ना लिखना दोनों बहुत ज़्यादा पसंद मुझे हमेशा से रहे। पब्लिक स्पीकिंग वॉज इन माई ब्लड, आई वुड से। आई लव टू टॉक टू पीपल और स्टेज पर मैं बहुत कंफर्टेबल हमेशा से रही। तो इस तरह के बचपन के साथ साथ साइंस साइड से मैंने ग्रेजुएशन की और लेकिन बाद में जीवन में दूसरे पड़ाव आए तो फिर मैंने आर्ट स्ट्रीम भी ली। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इन माय लाइफ ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट, ऑफ इंक्विजिटिव नेचर प्लस रूट्स। सो आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट नाउ। सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन एवरीबॉडीज लाइफ। आपके पास अपनी रूट्स भी होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास इंक्विजिटिवनेस भी होनी चाहिए कि फ्यूचर कैसा हो। So this has been my personality in my childhood and I think it is continuing, it would continue lifelong. आपका जन्म स्थल कहाँ है? मेरा जन्म मेरठ में हुआ था, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी की। और लेकिन मैं कहती हूँ अपने आप को कि मैं किसी एक क्षेत्र से, एक स्थान से बिलोंग नहीं करती। मुझे वो फीलिंग नहीं आती कभी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के साथ, क्योंकि धीरे धीरे लाइफ में एक इवोल्यूशन होता है आपके थॉट्स में और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको हर जगह अपनी जगह लगती है, हर इंसान अपना इंसान लगता है।
So this is how I perceive myself. Wherever I go, I'm equally at home at that place. So yes, if I talk about country, I have a lot of pride in my country because I'm an Indian, so I do carry that kind of an identity. But beyond that, I feel myself a human being और मैं एक ग्लोबल लेवल पर अपने आप को लोगों से कनेक्टेड पाती हूँ। ये जो इतने अचीवमेंट्स आपने इतनी कम उम्र में किए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से? शुरुआत I wouldn't say it is achievement. I would say it is exploration more. Exploration of my own potential. Exploration of human potential. इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमताएं हैं कि हम जितना भी काम करना चाहें जीवन में कम ही होगा। तो शुरुआत एकेडमिक्स में एक्सेल करने से रही। हमेशा अपने क्लासेस को मैं टॉप करती रही, चाहे वो 10th 12th में टॉप करना हो या फिर ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में मेरा 16th नंबर था मेरिट लिस्ट में। उसके बाद मैंने UGC नेट भी क्लियर किया। नाउ आई एम डूइंग माय PhD। तो वो एक एकेडमिक रिकॉर्ड रहा। साथ ही NCC में आप ये पीछे मेडल्स देखेंगे। So I was in NCC and I was the best cadet in NCC. This Chief Minister's best cadet was given to me here in Lucknow itself. दूसरा क्षेत्र रहा पब्लिक स्पीकिंग का। तो मैंने अपनी पहली स्पीच जब मैं 5th क्लास में थी तब दी थी और उसके बाद से लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं। राइटिंग की जहाँ तक बात है तो मैंने अपनी पहली पोएम 3rd क्लास में लिखी थी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर because when I went to her, I showed her my childish poem and she said, "It is wonderful, continue writing." So it is because of her, I suppose, that I'm still writing. I have written scores of poems today. I have written books and articles. But that one sentence of hers spurred me to write more. This is a contribution that teachers can make on their students. So this has been my trail of work till now. Mountaineering, of course, as you have spoken. Till now there have been 24 mountaineering and trekking expeditions पूरे देश विदेश में। और वो एक एक्सप्लोरेशन है कि मैं और कितना जिंदगी में कर सकती हूँ। हर इंसान कर सकता है इतना, अगर हम अपने ध्यान को एकाग्र कर लें, अगर डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाएं, अगर नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना काम इंसान कर सकता है। आपके और कौन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम द टीचर? वो तो मैंने आपका सुना, मैंने टीचर बहुत बड़े इंस्पिरेशन है और आप रिस्पेक्ट करती हैं टीचर का। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है आजकल के दिन में, जो टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी ऊंचाई छूते हैं। मेरे अदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स वन हैज बीन माय मदर। आई एम वेरी मच टच्ड बाय हर, इंस्पायर्ड बाय हर। So she has handled a child like me. That is the biggest thing I would say, because I had those turbulent thoughts all my life. Right from my childhood, I have questioned everything. अगर आप किसी रिलीजन में भी देखेंगे तो हमेशा कहा जाता है कि आप क्वेश्चन कीजिए, एक लॉजिक लगाइए हर चीज पर और तब उस पर विश्वास कीजिए। उसके बाद अगर आप विश्वास करते हैं तो आप में वो कन्विक्शन आएगा। अदरवाइज वो एक रोट वाली बात हो जाएगी कि आपने सिर्फ विश्वास किया उस पर और आप चल रहे हैं क्योंकि कहा जाता है ऐसा करना चाहिए, वो एक अलग चीज है। So my mother has been my inspiration and she has always given me a direction. When I feel down, she's there to support me. But if I falter, she does not spare me. Now she's a very good mother in that sense. दुनिया अगर मुझे कभी अपोज करे, चैलेंज करे, she would be there as a rock solid support. लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मेरे काम करने में कहीं कमी है, she is a very great critic of mine. So apart from her, if I want to quote somebody, I would quote Swami Vivekananda. He is an ultimate source of inspiration for me because मैं उन्हें एक ultimate leader के रूप में देखती हूँ। एक अच्छा इंसान, एक बहुत बैलेंस थॉट्स वाले व्यक्ति, deeply rooted in Indian philosophy and spiritual values, globally connected. तो उस वक्त a leader who can inspire others. उनके थॉट्स अगर आप पढ़ें आंटी स्वामी विवेकानंद के, तो वो हर समय हर काल से परे हैं, हर समय रेलेवेंट रहेंगे, हर उम्र के लोगों में वो एक आत्मविश्वास जगाने में सक्षम है। तो ये मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेचर, यस, नेचर इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। इट टीचेस अस हाउ टू कंटिन्यू इन डाइवर्स कंडीशंस. इट टीचेस अस दैट ब्यूटी एंड डिजास्टर, these two things
coexist. They coexist in nature. Nature is very beautiful, but disastrous at the same time if it comes to that. तो हमें जीवन में दोनों ही पक्षों को लेना आना चाहिए. So these few things have been my source of inspiration. आप एकेडमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, आप साइंस सब्जेक्ट की था आपके पास, यू कुड हैव बिकम यू कैन गो ऑन फॉर अनदर ऑप्शन आल्सो. देन व्हाई आर्मी, व्हाई इंडियन एयरफोर्स? जो हम पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमें एक पर्टिकुलर करियर की तरफ ले जाए. पढ़ाई का नेचुरल कलोरिंग सिर्फ जॉब नहीं होना चाहिए. पढ़ाई का मतलब है चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, पढ़ाई का मतलब होना चाहिए आपका आंतरिक डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपका उसका लक्ष्य होना चाहिए. उसके बाद अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप जो भी करियर चूज करना चाहें वो करें. तो हाँ, अगर सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली अब पर्सन विद सच अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड शुड गो इनटू ईदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर अगर आप बायोलॉजी में अच्छे हैं तो फिर आपको डॉक्टर बनना चाहिए. ये सब क्षेत्र जो है काम के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है सोसाइटी के लिए. लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या लगता था कि मेरे अंदर एक और क्षमता है, और मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के डिसीजंस अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे लिए. और शायद वही एक रीज़न है कि मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और विषमता के बावजूद एक संतुष्ट इंसान हूँ. क्योंकि जिसे हम कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके जी लिया, एडजस्ट करके जी लिया, वो मैंने नहीं किया. उसकी एक कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट पे करने के बाद आज मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ. तो मैंने इसलिए कॉज चुनी क्योंकि मुझे लगता था कि वो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के अनुकूल एक क्षेत्र है, आउटगोइंग है, lot of opportunities to travel, to explore the world. I got an opportunity through Ford to see this beautiful country of mine, all the nooks and corners. I'm really grateful for that. Adventurous job है, people are really fit and dynamic over there. The most important thing is the team spirit. They work as one unit. जो हम मूवीज में देखते हैं, देखिए वो वन मैन आर्मी देखते हैं जनरली, तो एक इंसान जाके सब कुछ कर सकता है, बट इन रियलिटी it is slightly different. Army or armed forces for that matter, I was in Indian Air Force, so any armed force for that matter does not work like this, not on one man army. It is a teamwork always. बहुत सारे छोटे छोटे components हैं, एक साथ मिलकर हार्मनी में काम करते हैं and they perform the task wonderfully. ये जो मुझे ये वाली फीलिंग थी, कैमरेडरी वाली फीलिंग, बहुत पसंद आई. एडवेंचर है, ट्रैवल है, एक टीम यूनिट की तरह काम करते हैं आप. ये सारी वैल्यूज थी which I was looking for my life also and naturally in my career. That is why I joined Indian Air Force. यानी कहने की बात है कि ये जो आजकल की जनरेशन को आप एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो आपका पैशन है, जो आपके इनर फीलिंग्स होती है कि मैं इस जगह में एक्सप्लोर कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर उस पैशन के साथ हम चले तो मेरे ख्याल से आउट कैरियर के लिए हमारा बहुत वे आउट बहुत अच्छे से निकल आएगा और हम लोग इतना कंफ्यूज नहीं रहेंगे. और केवल डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर यही केवल फील्ड नहीं रह जाएगी. आपका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कि मेरे ख्याल से हमारे जनरेशन अगर इसको एक्सेप्ट करें तो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाएंगे. बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें वाइडन करना चाहिए अपना एरिया ऑफ थॉट एज वेल एज एरिया ऑफ वर्क. बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, वी ऑल नीड दैट. I mean, you would agree with me, after a hard day of work, we would all come and watch something. There is somebody who's creating that. So salute to that person also for making such a wonderful thing that you can relax your mind with that. Inspiration comes from that. So कोई भी क्षेत्र हो जिसमें भी आप दिल लगाकर काम करेंगे, सफलता मिलेगी और नाम मिलेगा, आपको यश मिलेगा उसमें. Money and everything comes. It is a byproduct. It should not be the aim. Aim of work should be satisfaction. जब आप इतनी शिद्दत से काम करेंगे तो बाई प्रोडक्ट अपने आप आते चले जाएंगे. वंडरफुल थॉट. और मेरे ख्याल से मेरे इतने सारे आपके साथ मुलाकात करने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में और मैं कंप्लीट करने लगा, बिकॉज ऐसे लोगों से मिलना बहुत ही बड़े मुश्किलों से मिलना हो जाता है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपने माउंट एवरेस्ट के लिए जो तैयारी शुरू की, जब मैं थॉट प्रोसेस आया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहूँगी, वो उस समय से लेके जो आपने टॉप ऑफ माउंटेन जब वहाँ पे आपने झंडा लहराया था इंडियन फ्लैग, उसका एक थोड़ा ब्रीफ हमको बताइए.
क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या अचीवमेंट, क्या फीलिंग्स आई जब आपने ऊंचाइयां थी? इनफैक्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंटेनियरिंग में जाऊंगी। मैं फौज में थी ऑलरेडी, आई वाज ऑलरेडी सर्विंग एज एन ऑफिसर। इट वाज 2 years when I entered into adventure sports. So it was a coincidence again. But मुझे लगता है कि अगर आप में प्रतिभा है तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती चली जाती हैं। लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर दैट मैटर। सारे रिसोर्सेज यहाँ हैं, सारी इंस्पिरेशन यहाँ है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, लेकिन आपके अंदर वो सब्सटेंस होना चाहिए कि ये सब चीजें आपके सामने आए या आप उन्हें खुद खोज लें। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब फौज में 2 साल हो चुके थे और सडनली आई गॉट दिस मैसेज, दिस सिग्नल फ्रॉम माय हेडक्वार्टर्स दैट दे वर आस्किंग फॉर वॉलंटियर्स फॉर एडवेंचर फोर्सेस. So one of my coursemate who was supposed to be the sports officer there, he intuitively forwarded my name without asking me. The reason was that I used to run a lot. So he thought he's a fit person to go into adventure. Again, by chance, my boss at that time, my senior ATC officer, Group Captain Shashi Kumar, I would like to give my gratitude to sir through this platform. He has changed my life by this one decision. So he also agreed to it. Rather, he also forwarded the same signal to me. Would you like to volunteer for this? That was a big thing to happen. And I jumped on the chance because it was something which I suppose my soul was craving for. And thereafter started this journey of mountaineering. I volunteered for the Indian Air Force mountaineering expedition to Mount Everest in 2011. It was a journey of 2 years for preparation, starting from 2009. So we climbed 4 different peaks in Himalaya, preparing for Mount Everest. 2011, I was a part of the Indian Air Force climbing team to Mount Everest. We had prepared very well. We had thought, of course, that we would win. Whenever you go into the battle, you go to win. But if there is a lacuna somewhere in our personality, I think that God gives us an opportunity to improve upon it. And through my failures, I'm really grateful that God has given me umpteen number of failures and therefore umpteen number of improvements on my own self. 2011, despite all the preparation, despite all the expectations and media frenzy about our team, I could not succeed. I was more than halfway up on Mount Everest. There is a wall called Lhotse Wall. It is an ice wall at around 22,000 feet. Due to a combination of factors, I had to return from there. मुझे जब वहाँ से वापस आना पड़ा, वो 2 साल की मेहनत जब बिल्कुल पानी में मिल गई, तो अपने अंदर तो दुख हुआ ही, लेकिन साथ ही जब आप एक विफल इंसान के रूप में समाज के सामने आते हैं, तो आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही दिया जाता है। ये हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में फेस किया है, आगे भी शायद ऐसे मौके आते रहेंगे, तो उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। दुख होता है आपको अपनी विफलता पर या आपके सपने पूरे ना हो पाए तब, लेकिन दुख में डूबे रहना और वहीं रुक जाना गलत है। उसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर झांके और जो कमी रह गई उसको पूरी करके दोबारा वो काम करने की कोशिश करें। तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सका है, उसका एक सबसे बड़ा अगर फैक्टर है तो वो ये कि वो गिव अप नहीं करते। फेल हो जाने के बाद वो फेलियर को परमानेंट नहीं मानते, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। This is what I also did. 2012, I launched my individual expedition to Everest. I applied for leave, which was granted gratefully. I had to spend my own money for that. It was a huge sum. So I took out all my savings, and people started calling me a crazy woman for that. Spending all my money to just go attempt to climb a mountain on which I had recently been defeated. But मुझे लगता है कि अगर आप किसी काम के बिना रह नहीं सकते हैं, अगर वो आपकी आत्मा में खटकता रहता है, तो आपको हर कुछ लगा देना चाहिए फिर उस चीज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जीवन में संतुष्टि। उसके बिना आपके पास कुछ भी होगा, आप आराम से जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो एक्सपीडिशन की। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस बन गई, जहाँ पे ऐसा लगा कि अब शायद रास्ते बंद हैं, अब क्या होगा आगे। तो मैंने जो एक काम किया वो ये था कि आई केप्ट माई होप एंड फेथ इन गॉड एज विथ माई सेल्फ।
I thought that I could fight it. I thought that I could win. और विनिंग के जो चांसेस हैं वो अंत तक रहते हैं. कभी कभी हम बीच में ही छोड़ देते हैं. जैसे चेस का गेम है मान लिया, तो चेस में कभी कोई जीत गया, कभी किसी ने 1 मार्क ले लिया, कभी दूसरे ने कोई ले लिया. फॉर दैट मैटर एनी गेम. लेकिन जीतता कौन है? जो अंत में ज्यादा स्कोर कर ले जाता है. तो एक बार अपने ओपोनेंट की जीत पर ही अगर आप हार के पीछे हट गए तो फिर तो वही आपकी पराजय निश्चित हो गई. लगे रहेंगे अगर तो जीत के चांसेस है. तो अंत तक लड़िए. मैंने सिर्फ अंत तक लड़ाई थी यहाँ एवरेस्ट पर. बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मैं बीमार भी पड़ गई और बहुत विषम परिस्थितियां रही. लेकिन अंत में 26 मई 2012 को वो मोमेंट आया, अंततः 3 साल बाद, जब मुझे एक बहुत बड़ा प्राइड वाला क्षण महसूस हुआ कि अपने देश का झंडा लेकर माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने का अवसर मिला. इट वॉज indescribable. It was a humble moment, indescribable in words. So this has been my journey on Mount Everest. It was a journey equally within as on the mountain slope. जब इंसान का अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी वो जीवन में कोई भी बड़ा काम कर सकता है. The book that I have written about it is the book about this inner transformation. किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, जब अपने अंदर के प्रोसेस को पार कर लेंगे, अपने अंदर की वॉल्स पार कर लेंगे, तो बाहर की दीवारें चलना बहुत आसान हो जाएगा. इसीलिए मैंने अपनी किताब का नाम रखा है बियॉन्ड दैट वॉल. ये जो सफर आपका रहा जिसमें कि आपने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद 10 साल, उसके बाद जो आपकी जर्नी रही, इसमें एक फीमेल होने में आपके क्या चैलेंजेस रहे या फिर कोई चैलेंजेस नहीं मिले? इसको आप एक ऐसे तरह से शो करें कि हमारे जो फीमेल और भी इस चीज़ में इंडियन आर्मी में आए, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें, तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा लाइट दें कि हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज फॉर वुमेन टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी. एक बैलेंस पर्सपेक्टिव अगर मैं दूँ इस क्वेश्चन पर, तो पहला थॉट हमारे जहन में यही आता है कि बहुत प्रोग्रेस हुई है. देखिए, एशियन समय से अगर हम अपने देश की बात करें तो वहाँ वीरांगनाएं हमेशा से रही. हम सबको रानी लक्ष्मीबाई का नाम पता है और बहुत गर्व के साथ हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं. उनके अलावा भी रानी अहिल्याबाई रही है, रानी विद्या रही है, बहुत सारी रानी चेन्नम्मा रही है. तो वॉरियर वुमेन हैव ऑलवेज बीन देयर. लेकिन अगर मॉडर्न टाइम्स की हम बात करें तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है विमेन का फौज में जाना. हम जनरली मानते हैं कि ये लड़ाई करना फौज में और ये सब हथियार चलाना, ये सब बड़ा मेल डोमेन होगा. लेकिन आजकल के जो वॉरफेयर है चेंज हो गया है. इवन व्हेन इट वाज तलवार चलाना, तब भी महिलाएं फाइटर्स थी. और आज जब एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा है, तब तो मोर सो, बिकॉज माइंड does not depend upon your gender. So I have been in the forces and I have seen that I was an air traffic controller. तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कैन बी एन इक्वली गुड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. इट इज ऑल अबाउट योर माइंड. Does not involve physical capacities anywhere. Even if we talk about the physical capacities, there are women commandos in many countries. So हाँ, अगर मैं कहूँ कि क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं क्या जो महिलाओं के लिए अभी भी उनके जेंडर की वजह से बंद हैं? तो हैं. There are certain fields जहाँ पे हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. लेकिन what is more heartening, जो अच्छा लगता है देखकर, वो ये कि ये धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं. अभी हमारी बच्चियों को एनडीए में जाने का मौका मिला है. अभी विमेन ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमानेंट कमीशन दिया गया है, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप. तो मुझे लगता है कि हम बहुत सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनहेरेंट है आई थिंक ह्यूमन सोसाइटी में. कहीं ना कहीं जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो दूसरे को कहीं ना कहीं थोड़ा दबाने की कोशिश करेगा. लेकिन ये जो पावर की बैलेंस है स्टैटिक नहीं है, ये फ्लूइड है, चेंज होते रहते हैं. और ये स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है टुवर्ड्स इक्वालिटी, टुवर्ड्स अ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. सो वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन माय ओपिनियन टुवर्ड्स अटेनिंग दैट इक्विलिब्रियम. मेरे साथ इस प्रोग्राम के बाद मेरे जो आने वाली बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, इस चीज़ को और अच्छे से देखें प्रोग्राम को. और आर्मी या डिफरेंट और भी एवेन्यूज भी हैं, नॉट ओनली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स,
उस चीज को चुने और उनको एज अ रोल मॉडल माने। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत उसको सक्सेस मिलेगा। मैम आपके नेक्स्ट सवाल है कि आपने पहला नंबर 1 था माउंट एवरेस्ट, उसके बाद और 23 चोटियां आपने जीती, तो इसको थोड़े से बताइए कि 23 चोटी क्यों आपने सोचा? तो एक के बाद आप वो भी कम हो सकता था कि आपने काम कर लिया कि माउंट एवरेस्ट ही लेना, वाई देन 23 में? देखिए, मेरा जो पहाड़ चढ़ने का गोल है वो ही पूरा डिफरेंट है। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट इसलिए चढ़ते हैं कि वो हाईएस्ट है, और हाईएस्ट पे जब आपने चढ़ लिया तो ऑब्वियसली यू हैव एन अचीवमेंट टू शो। मेरा एवरेस्ट चढ़ने का पर्पस वो नहीं था, और इसीलिए मैंने एवरेस्ट चढ़ने के बाद और भी पहाड़ चढ़ती रही, क्योंकि वो पर्पस कंटिन्यू है आज तक। और वो पर्पस है अपने आप को ढूंढना, अपनी क्षमताओं को जानना, अपने आप को चैलेंज करना, अपनी लिमिट को सेट करना। और वो लिमिट सेट एक बार करके रुक जाना, तो फिर देयर इज नो थ्रिल इन लाइफ। सो दिस हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपकी लिमिट्स तो बहुत ही आपके माइंड में ही हैं, आप बार बार उनको ब्रेक करेंगे, आपको बार बार अपने विषय में और ज़्यादा जानकारी होगी। इसीलिए हर पहाड़ एक अलग चैलेंज लेकर आता है। जरूरी नहीं है कि वो एवरेस्ट से छोटा है तो उसके चैलेंजेस कम हैं। जैसे मैंने ईरान में जो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट दामावन, वो भी मैंने क्लाइम किया था 2015 में, और सौभाग्य रहा फिर से कि मैं भारत की प्रथम महिला बन सकी एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी को चढ़ने वाली। उसके अपने अलग चैलेंजेस थे। इट इज अ वॉल्केनो, इट इज अ पॉसिबली एक्टिव वॉल्केनो। तो जब समिट के पास हम जा रहे थे, जैसे जैसे चोटी के पास पहुंच रहे थे, तो नीचे से जमीन में से सल्फर गैस निकल रही थी। तो अब आप जब चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो पहले ही ऑक्सीजन कम हो रही है ऑल्टीट्यूड की वजह से। अब उसमें अगर सल्फर और मिक्स होकर आने लगे तो वो सोने पे सुहागा है एक तरीके से। वो अपने आप में ये चैलेंज रहा। साथ ही जब मैंने रशिया में एल्ब्रुस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, वो अटेम्प्ट की थी, तो आई मेड इट मोर चैलेंजिंग बाय गोइंग इन 3 सीजन। जुलाई जनरली उसका टाइम है क्लाइम करने का, मैंने अप्रैल में कोशिश की उसे क्लाइम करने की। तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ठंड पड़ेगी, और ज़्यादा स्नो स्टॉर्म्स आएंगी, टेम्परेचर और माइनस में रहेगा, और ज़्यादा बर्फ होगी। तो वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे गाइड थे उस समय, माउंटेन में कोई और नहीं था। मैंने रास्ता भी नॉर्थ वाला चुना, जो कि ज़्यादा लंबा है कंपैरेटिवली द साउथ वे। तो वहाँ पे वो एक अलग ही फीलिंग थी कि सिर्फ मैं और मेरे गाइड हैं, पूरे पहाड़ पे कोई भी नहीं है। दैट वाज अगेन चैलेंजिंग। अन्नपूर्णा ट्रैक जब मैंने किया नेपाल में, आई डिड इट इन विंटर्स अगेन, जनवरी के महीने में किया था। जनरली लोग पहाड़ पे गर्मियों में जाते हैं, तो मैं सर्दियों में गई वहाँ, एंड दैट वाज सोलो ट्रैक विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ पोर्टर और अ गाइड। Though it is a marked route fairly, I suppose, but still it was a different challenge for me to do it in that fashion. और माउंट स्नोन जो मैंने कश्मीर में की थी, तो वहाँ पे तो एक बार बिकॉज ऑफ द सन द स्नो पिटन हैड कम आउट एंड आई फेल ऑन द वॉल। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब जीने मरने की जो सिचुएशंस आती हैं, जिंदगी में और ज़्यादा विश्वास हो जाता है, ईश्वर में विश्वास हो जाता है ऐसे मोमेंट्स में मुझे। तो जब मैं गिर रही थी एंड आई वाज लुकिंग एट द सन ओवरहेड एंड आई वाज फॉलिंग हेड डाउन ऑन दैट वॉल, काफ़ी चोट भी आई उसमें, बट स्टिल आई केम टू नो अबाउट माई सेल्फ दैट ऐसी सिचुएशंस में जब मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, मैं पैनिक नहीं होती। और सबसे बड़ा जो इंसान को मूल्य सीखना चाहिए वो ये ही, विषम परिस्थितियों में आपको घबरा नहीं जाना चाहिए तुरंत। तो मैंने सिर्फ अपने आसपास का जायजा लिया, मैं कहाँ हूँ, रूट कहाँ है, उससे कितना हम डाइवेट होकर गिर चुके हैं, सारे बोन्स वगैरह सब ठीक हैं, तो बॉडी इज फंक्शनिंग। देन आई गिव अ थम्स अप टू द पर्सन हु वाज अहेड, तो नो नीड टू वरी, आई एम ऑल राइट। बहुत दूर थे वो, तो आवाज़ से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, तो आई गिव अ सिग्नल एंड देन आई रिसीव्ड माई सेल्फ। बाकी वापस से रूट पे आ गए, वापस से चलने लगे। तो जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं तो अपने विषय में और ज़्यादा जान सकते हैं। अदरवाइज हम इंसान एक बड़ी इमेज लेके चलते हैं अपने आप की। नो, वी आर अ हीरो, ऑफ कोर्स वी आर, ऑल ऑफ अस आर अ हीरो इन आवर ओन आईज। लेकिन जब चैलेंजेस आपके सामने आएंगे तब आप कैसे बिहेव करते हैं इंट्यूटिवली, वही आपको बताएगा कि आप अंदर से क्या हैं। तो कुछ घबराहट, नॉट ओनली स्ट्रेंथ बट अपनी वीकनेसेस आपको पता चलती हैं। आपको पता चलता है कि आपको डर लगता है, लेकिन डर एक बहुत नेचुरल चीज़ है, और हर जीने वाले प्राणी को, सिर्फ इंसान को नहीं,
हर प्राणी को जो जिंदा है उसे डर लगता है, हर सोल्जर को डर लगता है, फॉर दैट मैटर, दो वी आर ट्रेन्ड टू ओवरकम इट। तो तब हमें पता चलता है हम इंसान हैं और हमें उतनी ह्यूमिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए। हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि नेचर इंसान से बड़ी है। अगर हम चाहें तो कुछ बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर नेचर चाहे तो वो काम डिले भी कर सकती है। तो अपना जो हमारा प्लेस है यूनिवर्स में वो पता चल जाता है जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं। इसीलिए मैंने सारे पहाड़ एवरेस्ट के बाद भी चढ़े, एवरेस्ट से पहले कुछ चढ़े, लगातार चढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इन सिचुएशंस में मैं अपने आप से और अवगत होती हूँ। तो ये आत्म परिचय है, चलता जा रहा है, चलता रहेगा। इससे आप ह्यूमन साइकी को और समझ सकते हैं और इसके बाद आप दूसरे लोगों से ज़्यादा एम्पैथेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी वीकनेसेस को भी अपना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर भी वीकनेसेस है। यानी कि आपका कहने का मतलब जो ये एक लाइफ स्किल्स है, और लाइफ स्किल्स को आजकल हम लोग बहुत अच्छे से करिकुलम में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउ डू थिंक ये लाइफ स्किल्स को हम अपने करिकुलम से इंट्रोड्यूस करें प्रैक्टिकली, जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें बच्चों को, नॉट ओनली फ्रॉम किताबी भाषाओं। मुझे लगता है ये बहुत ही वैलिड आपका पॉइंट है। और जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था शिक्षा के बीच में, उनका मानना था कि शिक्षा प्रकृति के बीच होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि शांति निकेतन में जनरली क्लासेस जो हैं वो बाहर चलती हैं पेड़ों के नीचे। तो जितना बच्चा हमारा प्रकृति के बीच उसे ऑब्जर्व करते हुए बड़ा होगा, उतना ही उसका वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो अभी आपने बात कही लाइफ स्किल्स, यस ऑफ कोर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स गिव यू लाइफ स्किल्स टू सर्वाइव। सिमिलरली जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है वो भी आपको यही देती है। एडवेंचर इज वन स्टेप अहेड ऑफ दैट, तो वो भी आपको वही देती है, क्योंकि उसमें आपकी जिंदगी और मौत का भी रिस्क वाला फैक्टर आ जाता है। तो हमें अपने कुरिकुलम में इसको बिल्कुल डालना चाहिए। बच्चों को हमें एक्सकर्शन पर ले जाना चाहिए। एक तो वो ग्रुप में जाएंगे तो उनको सोशल स्किल्स आएंगे, दूसरों के साथ भी मिलजुल कर कैसे रहना है। जब वो चैलेंजेस एक साथ फेस करेंगे तो जो दोस्ती वहाँ बनेगी जिंदगी भर टूटेगी नहीं। कि जब विषम परिस्थितियों में आप साथ मिल के सर्वाइव करते हैं तो वो आपका जो बडी है, फिर वो बडी आपका जिंदगी भर रहता है। तीसरी चीज, जब वो जाएंगे प्रकृति के सानिध्य में तो उसे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। टीचर्स जब बच्चों को ये बताएंगे कि इंसान का जीवन प्रकृति पर निर्भर है, वो वाइस वर्सा नहीं है। तो अगर आप हिमालय में जाते हैं बच्चों को लेकर और आप वहाँ बताएं कि जो यहाँ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर से जब नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों को प्लेन में जाकर ही उसी का पानी से हमारा प्लेन की लाइफ निर्भर करती है, उसी से चलती है। इसका मतलब प्लेन में रहने वाले लोग और पहाड़ में रहने वाले लोग अलग नहीं हैं, एक इंटरलिंकेज है। जितना आप बच्चों को बाहर ले जाएंगे, इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज कराएंगे और ये सारी बातें बताएंगे, उसको सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी ना रखें। जो उनके साथ में लोग जाएं वो उन्हें बताएं कि हिमालय है तो हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ पहाड़ के लिए नहीं, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। आप अगर प्लेन्स में रहते हैं तो आपका इंटरलिंकेज है हिमालय से, इसीलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्लोबल वार्मिंग उतनी न फैलाएं कि जितने से ग्लेशियर पिघल जाएं। ग्लेशियर पिघल गए तो प्लेन्स में रहने वालों की जिंदगी को भी खतरा हो जाएगा। जब हम ये इंटरलिंकेजेस समझाएंगे बच्चों को, तब उनका जो वैल्यू सिस्टम आएगा और उनके एक्शंस आएंगे आगे जाके लाइफ में बहुत ही डिफरेंट होंगे। और जिन समस्याओं की आज हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ या नेचर का जो डिस्ट्रक्शन है या फिर एक इंटॉलरेंस है इंसान में बढ़ता हुआ, तो वो सब अपने आप खत्म होंगे। या एरोगेंस है इंसान में, यानी कि लाइफ स्किल्स विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड दैट टू, सुलिका मैम से जो हम लोग जान रहे हैं कि एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम। दिस इज व्हाट मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सुलिका मैम से जा रहा है हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन है, आने वाले जनरेशन के। तो मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग हट के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है रिगार्डिंग दिस माउंटेनिंग और एडवेंचर, उसको हट के भी आपके में पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी बेस्ट फेवरेट मूवी कौन सी है, या एक ऐसी मूवी जिसको आप देख के आपको इंस्पायर किया कि हाँ ऐसा भी कुछ हम देश के लिए कर सकते हैं, करते हैं। इनहेरेंटली ये आता है अंदर से, कोई मूवी आपको बहुत हिट कर दिया। जी, एक मूवी जो इंस्टेंटली जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसे तो बहुत सारी मूवीज हैं जो अच्छी बनी हुई हैं, इंस्पिरेशनल हैं,
रिमेंबर द गोल, ये एक मूवी है, इंग्लिश मूवी रिमेंबर द गोल। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि बहुत डिफरेंट तरीके से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक एथलेटिक कंपटीशन के लिए। उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और जो उनकी कोच हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं है, और बाकी सब लोग उन पर हंसते रहते हैं वहाँ पे कि ये इस प्रकार की ट्रेनिंग लेके क्या इवेंट जीतेंगे। बट शी सेज आई नो वेयर आई एम गोइंग, द डेस्टिनेशन आई नो, और मैंने अपना जो पूरा प्लान बनाया है, आई हैव फुल कन्विक्शन इन दैट प्लान। सो अल्टीमेटली हर टीम विन्स विद दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, जिसमें लोगों ने सोचा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीत नहीं पाएंगे, वो टीम जीत जाती है। और बाद में पता चलता है कि दैट कोच हरसेल्फ वाज अ मैराथन रनर एंड शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि आपको अगर अपने प्रोसेस पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, तो बेशक वो अलग सा लगता है दुनिया से, आप जारी रखिए उसे करना। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। बार बार मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि हमेशा अलग होना, वियर्ड होना नहीं होता, या गलत होना नहीं होता। ये एक्सेप्टेंस हमारे सोसाइटी में आनी चाहिए कि जो अलग काम कर रहे हैं बच्चे, मान लिया अगर हम साक्षी मलिक की बात लें, या बहुत सारे फोकट सिस्टर्स हैं, फॉर दैट मैटर, हरियाणा की रूरल बेल्ट से आते हैं ये लोग। जब उन्होंने पहलवानी शुरू की होगी तो बड़ा अलग लगा होगा, लेकिन जब उन्होंने मेडल जीते बाद में, उसके बाद उनको पूरे देश ने एक्नॉलेज किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, और उनके उसी कम्युनिटी को उन पर गर्व हुआ। लेकिन वो प्रैक्टिस वाला जो टाइम रहा, उन्होंने और उनके परिवार ने उस समय को सस्टेन किया अपने भीतर विश्वास रखते हुए, और इसीलिए वो क्षण आ पाया कि ऐसे बच्चों ने अपने देश का नाम भी आगे बढ़ाया। तो ये सस्टेनेंस पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। मैम, हु इज योर फेवरेट एक्टर? Somehow I don't get any sort of answer on these things, because I think I appreciate human beings, every human being I appreciate, and that is why जिसमें जो अच्छा होता है मुझे वो अच्छा दिख जाता है, तो मैं किसी एक को दूसरे के ऊपर रख नहीं पाती हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किसको हम लोग अपने फेवरेट हीरो बोल पाते हैं। मैम, आपने 24 माउंटेन जीत लिए ऑलरेडी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम जैसे जनरल पब्लिक जो लेमैन है इसके बारे में जानते भी नहीं, बट इट्स इंस्पिरेशन टू अस कि हम भी अपने अपने फील्ड में जाके आगे बढ़ें। 24 के बाद क्या और भी नंबर्स बढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो मुझे लगता है कि हम कोई भी पहाड़ जीत नहीं सकते, हालांकि ये वोकैबुलरी हम जनरली यूज करते हैं, तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। बट अगर हम नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेचुरल फीचर्स इंसान से बहुत बड़े हैं। जब हम उन पर जाते हैं और किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, हमने सिर्फ अपने डरों को जीता होता है, और अपने अंदर के इंसान के भीतर जो वीकनेसेस हैं उससे विजय प्राप्त की होती है। ये तो भगवान का मुझे लगता है कि एक ग्रेस रहता है, नेचर का ग्रेस रहता है कि वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जिसमें आप चढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल परिस्थितियां वहाँ पे विषम हो जाए तो इंसान को वापस भी आना पड़ता है। और जहाँ तक आपने नंबर की बात कही, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन माई लाइफ, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एक्सप्लोरेशन का। तो माउंटेन्स से मुझे फैसिनेशन है। माउंटेन्स आर सो स्टेडी, वो चाहे स्टॉर्म हो, चाहे वो बर्फ गिरे उनके ऊपर, चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे बादल आ जाए, वो वही हैं, स्टेडी हैं। तो ऐसी ही स्टेडफास्टनेस इंसान में होनी चाहिए। मैंने बहुत सीखा है माउंटेन से, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है वहाँ। एक तो जो नॉर्मल जिंदगी है उसका शोर शराबा नहीं है, उसकी वो भागदौड़ नहीं है, तो वहाँ आप रुक सकते हैं। अदरवाइज हम सबके ऊपर एक प्रेशर है लगातार दौड़ते रहने का, लगातार अचीव करते रहने का, अपने आप को प्रूव करते रहने का, कुछ दिखाते रहने का कि हम अलग हैं। पहाड़ों में जाके वो कुछ समय तक रेस थम जाती है, और थमने के बाद आप अपने आप से रूबरू हो सकते हैं, फिर से आप जान सकते हैं, आप आंखें खोल कर देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। वरना हमारी जिंदगी में वो महसूस करने वाले क्षण ही खत्म हो जाते हैं इस तरीके से। तो मुझे ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक रिलैक्स वाला जो एक पेस है जिंदगी की, कभी कभी के लिए मुझे वो अच्छी लगती है। साथ ही वो फैक्टर तो है ही कि वहाँ से आप सीखते बहुत ज़्यादा हैं, एक ह्यूमिलिटी आप में बहुत आती है। आई वॉज ऑलरेडी एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स, एंड अगर मटीरियल प्लेन्स की हम बात करें तो बीइंग अ क्लास वन ऑफिसर कम्स विद इट्स
तो आपके पास अपने काम करने वाले सहायक भी हैं, आपके पास अपना अलग से आपको अकोमोडेशन दिया गया है, आपके पास फौजी गाड़ी है, फौजी ड्राइवर्स है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सल्यूटिंग यू डे इन एंड डे नाइट, यू हैव दैट अथॉरिटी एंड ऑरा। लेकिन पहाड़ों में जाके मुझे वो ह्यूमिलिटी आई, दैट ऑल दीज थिंग्स डिड नॉट गेट इनटू माय हेड। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे माउंटेनियरिंग का मौका भगवान ने अर्ली इन लाइफ दे दिया। तो वो रैंक, वो सारा एक अथॉरिटी वाली चीज कभी मैं साथ लेकर नहीं चली, वो थी वहाँ, तो उसको यूटिलाइज किया एक अच्छा काम करने के लिए। वो जब नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ह्यूमिलिटी जो इंसान में आती है इन सारे कामों के थ्रू, मुझे लगता है कि इसीलिए हमें इस प्रकार के कामों को अपने बच्चों के जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि वो अच्छे इंसान भी बन सकें। नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अचीवमेंट, वो इसको एक्सप्लोरेशन की तरह लें। अचीवमेंट तो दुनिया उन्हें नाम दे देती है, वो एक अलग नाम तुलिका रानी, जिससे हम लोग अभी तक समझ पाए कि ना रुकने वाला सफर, ये रुकना नहीं है, वो चलता रहेगा। 5 वर्ड मैं यूज करूंगा, इसको आप एक 2 लाइन में आप डिस्क्राइब करिए। करेज। Courage is the power of being able to win over the fear. Fear है, fear is natural, लेकिन अगर आप उस fear पे विजय प्राप्त कर सकते हैं and you can do the right thing at the right moment, that is courage. Will power. Will power is continuing despite all the adversity. Success. Success is satisfaction. Simple. Goal. Goal shall always be high. That is what comes to my mind. How to take failure. I take failures as a learning step. And leadership. Leadership is having conviction in yourself and having the courage to inspire others. हम लोग का आज का ये जो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, उसमें डिस्कशन, में इंटरव्यू नहीं बोलूँगा, इसको डिस्कशन बोलूँगा, और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है आपके बारे में। और मेरे ख्याल से जो मेरे दर्शक हैं उनको और भी बहुत जानने में मिलेगा, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और कुछ करने का क्षमता मिलेगी, अंदर में विल पावर आएगा। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम लोग बहुत आगे तक ले चलेंगे। आगे भी आपसे हम लोग मिलते रहेंगे, और तय दिल से हम लोग की तरफ से धन्यवाद। Thank you so much for having me on this show. You're doing a wonderful job, as I have known you as a person also for a while now. So I would like to put this on the show here, that as an educator, you're doing a wonderful job. The way I have seen you working, you have that kind of a dedication and innovation. तो मुझे लगता है कि किसी दिन अगर कोई आपसे इंटरव्यू ले और आपके इनोवेशंस को जानना चाहे, तो वो भी एक अच्छा एपिसोड आप लोगों के यहाँ पे रहेगा। जिस तरह से आप एजुकेशन की फील्ड में इनोवेटिवली काम कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड स्टेप। So keep that work up, and thank you for having me here. Jai Hind, Namaskar. थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।